आइए हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ते हैं, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होता है कहीं का। तो टेम्परेचर के इफेक्ट होने के क्या क्या कारक है, प्रभावित होने के क्या कारक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर होता क्या है, तापमान क्या है। तो टेम्परेचर इज द स्टेट, टेम्परेचर एक स्टेट होता है। टेम्परेचर इज द स्टेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का हीटिंग और कूलिंग अवस्था को व्यक्त करता है। तो तापमान हम लोगों ने देख लिए कि तापमान क्या होता है, किसी वस्तु के ऊष्मीय अवस्था को व्यक्त करने वाला इकाई है। टेम्परेचर इज ए स्टेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये समझ गए हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में निकालते हैं, इस पर ध्यान दें। तो टेम्परेचर को निकालने के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इस तरह के हम लोग स्केल्स का प्रयोग कर कर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं किसी स्थान पर या किसी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो टेम्परेचर के इफेक्टिव फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये इफेक्टिव फैक्टर्स है, प्रभावित करने वाले कारक इफेक्टिव फैक्टर्स। तो ये इफेक्टिव फैक्टर्स में पहला हम लोग देखते हैं लेटीट्यूड्स का। लेटीट्यूड्स क्या है? लेटीट्यूड्स हम लोगों ने इंसोलेशन के चैप्टर में पढ़ा था। इक्वेटर के पास सन का जो रेंज होता है वो वर्टिकली साइन होता है, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं, तो पोल की तरफ जाते हैं टुवार्ड्स पोल, हम लोग क्या देखते हैं कि सन रेज इंक्लाइन होने लगता है, झुकने लगता है, एक्यूट एंगल्स बनाने लगता है। तिरछापन के चलते लाइट फैल जाती है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि अक्षांश जो होता है, ग्लोब का अक्षांश, पृथ्वी के जो अक्षांश होते हैं वो टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तापमान को व्यक्त करते हैं। लोअर लैटिट्यूड्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहीं हायर लैटिट्यूड्स पोल की तरफ जाइएगा तो उन लैटिट्यूड्स का टेम्परेचर कम होता है। 0 डिग्री पर सन की लाइट वर्टिकली साइन होती है, 12-12 घंटे के हमेशा वहाँ दिन होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। हालांकि हम लोग इसमें भी कुछ बात करेंगे कि क्यों, कहाँ पर क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग को दिख गया कि लोअर लैटिट्यूड्स में जनरली टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू द हायर लैटिट्यूड्स। भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत रहती हैं। तो ये भी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं इंसुलेशन में। इसी प्रकार से देखते हैं, परंतु अधिकतम तापमान इक्वेटर पर नहीं मिलता। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि उसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर क्लाउडी स्काई रहता है, यानी आकाश में बादल छाए रहते हैं, कवर्ड विद द क्लाउड, स्काई कवर्ड विद द क्लाउड। तो आकाश जो होता है क्लाउड से घिरा हुआ होता है, इसलिए पूरा इंसोलेशन वहाँ पहुँच नहीं पाता, इसलिए इक्वेटर पर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाते। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे पूरे ग्लोब में मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई के महीने में पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे अक्षांश बहुत प्रभावित करता है, और ग्लोब का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई महीने में अंकित होता है। यहाँ अधिक तापमान होने का मूल वजह क्या है? मूल वजह यह है कि यहाँ इस अक्षांश के आसपास आकाश खुले होते हैं। तो आकाश खुले होने के कारण ही यहाँ पर अधिक टेम्परेचर मिलता है। तो ये बात हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए अयनवर्ती क्षेत्र क्या है। अयनवर्ती क्षेत्र, इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। इस अयन क्षेत्र में, ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। सर्वाधिक तापमान लीबिया के अल अजीजिया में मिलता है। तो सर्वाधिक तापमान आप देखेंगे लीबिया के अल अजीज में मिलता है, और ये 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
इसी प्रकार से यूएसए के कैलिफोर्निया में 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पाकिस्तान के जैकोबाबाद में 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस तरह के ज़्यादा तापमान वाली जगह है। केनिया माउंटेन को जरा सा देखिए, केनिया माउंटेन 0 डिग्री इक्वेटर पर स्थित है और उसके बावजूद भी केनिया माउंटेन पर बर्फ जमा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसका मूल वजह क्या है? यहाँ पर अक्षांश होते हुए भी 0 डिग्री अक्षांश पर होते हुए भी अल्टीट्यूड के चलते केनिया का माउंटेन का टेम्परेचर कम है। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे, केवल एल्टीट्यूड्स नहीं है, अल्टीट्यूड्स भी इम्पैक्ट डाल देता है। तो इस तरह से हम लोग अक्षांश का प्रभाव देख लिए हैं। अभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इन फैक्टर्स में से बताइए सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपको अगर सारे रहे तो भी आपको लैटिट्यूड्स पर ही क्लिक करना है, क्योंकि वो वास्तव में फर्स्ट इम्प्रेशन देता है। हाँ, अगर उसके साथ कुछ अल्टीट्यूड वगैरह अदर भी केसेस आ गए तभी टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है, यानी कम और ज़्यादा की बात है। अदरवाइज लैटिट्यूड ऑलवेज टेल्स अबाउट द टेम्परेचर्स। तो ये हम लोग पॉइंट्स ध्यान दें। अब आइए हाइट के बारे में देखिए, अल्टीट्यूड्स के बारे में। अल्टीट्यूड्स में हम लोगों ने अपने पहले के चैप्टर में, वायुमंडल वाले चैप्टर में देखे थे कि जो ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह सन के द्वारा डे डिफ्यूज लाइट और डायरेक्ट रेडिएशन आता है, उससे अर्थ गर्म हो जाती है और उसके संपर्क से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। आप देखिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बाद एटमॉस्फेयर को ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 14% एनर्जी वो एब्जॉर्ब की थी विभिन्न गैसों के द्वारा, बाकी उसको 48% और जो एनर्जी रीच हो गया, मिला था, हिट बजट में हम लोगों ने पढ़े थे, वो देखिए कहाँ से मिला, अर्थ से मिला। इसलिए नीचे से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है, नीचे ज़्यादा हीट मिलता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है। ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करिएगा। तुलनात्मक स्टडी ऐसा लिखिए जिससे आपको लगे नहीं वैज्ञानिक आइडिया दे रहे हैं। इस तरह से आप लिखिएगा, उष्मा बजट को अल्टीट्यूड से जोड़ दीजिएगा तो आप बेहतरीन ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पाइएगा। आप जानते हैं वैसे भी नॉर्मल लैप्स रेट आप जानते हैं कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, या 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेस होता है। और ये इसी का कारण है कि पृथ्वी अपने ज़्यादातर पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीट कहाँ से होता है? आफ्टर अर्थ हीटिंग। पृथ्वी के गर्म होने के बाद जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में एनर्जी रिलीज होती है उससे वो हीट होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है। देख लीजिए माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल एक जरूर दिखा करिए। माउंट एवरेस्ट को एग्जाम्पल में दिखा दीजिए। ये 8,850 मीटर की ऊंचाई है और इसी ऊंचाई के कारण ही वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में सीरीज को पूरा हिमालयन सीरीज के होने के बावजूद भी वहाँ पोलर क्लाइमेट मिल रहा है, और उसका मेन वजह क्या है? अल्टीट्यूड से। तो ये भी पॉइंट्स आप इस तरह से एक्सप्लेन थोड़ा साइंटिफिक करिए, बुक्स जैसा नहीं, अपने आप को और तार्किक बनाइए। नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी। तो जैसे आप देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सन नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी आते हैं, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो ये जो पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप देखेंगे जैसे जैसे आप समुद्र के पास जाते हैं क्लाइमेट वहाँ मॉडरेट हो जाता है, सम जलवायु मिलने लगता है। क्यों? जैसे जैसे आप इंटीरियर में आते हैं, कोस्टल एरिया से इंटीरियर पार्ट में आते हैं, लैंड एरियाज की तरफ आते हैं, जो क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट पड़ता है, मिलता है। जैसे आपको हॉट समर के सीजन में ज़्यादा हीट मिलेगा, समर मिलेगा, समर के समय में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, हीट रहेगा। ऐसे ही विंटर के टाइम में ज़्यादा कूल हो जाएगा, एक्सट्रीम कूल हो जाएगा इंटीरियर पार्ट। जबकि वही जो कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंड और सी के गर्म होने के स्वभाव में अंतर होने के कारण
एवरी डे लैंड ब्रिज और सी ब्रिजेज चलती रहती है। आप जानते हैं लैंड ब्रिज कितने बजे से चलती है? 8 बजे के बाद, 8 बजे रात्रि के बाद पृथ्वी लैंड जो सेक्शन होता है, लैंड सेक्शन बहुत कोल्ड हो जाता है। बहुत कोल्ड का मतलब कंफर्टेबली कोल्ड हो जाता है सी से, जिससे लैंड से सी की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। वहीं डे में आप देखेंगे, सुबह में आप देखेंगे 8 बजे के बाद सी ब्रिजेज शुरू हो जाती है। तो ये आप देखेंगे लैंड एंड सी ब्रिजेज ये दोनों चलती रहती हैं, लगातार एवरीडे चल रही हैं कोस्टल एरियाज में, जिससे वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है। तो ये बात लिखिएगा। देखिए यही तो हम लोग उसमें जानते हैं कि मछुआरे 6 बजे अपना नाव लेकर निकल जाते हैं, बीच समुद्र में चले जाते हैं मछली मारने, क्योंकि उस समय लैंड ब्रिज चलता रहता है। और इसी तरह से इवनिंग में 6 बजे शाम को वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उस समय सी ब्रिज चलता है। 8 बजे के बाद लैंड ब्रिज चलने लगेगा। तो ये इसी को वो मछुआरा साइंटिफिक थीम को फॉलो करता रहता है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फ्रॉम द सन भी बड़े अच्छे से लिख सकते हैं इसको। सरफेस फीचर्स को जरा देख लीजिए। धरातल का स्वरूप, धरातल किस चीज का बना है? सैंडी है, वहाँ वेजिटेशन है कि नहीं है, वाटर सरफेस है, कौन सा सरफेस है? सरफेस पर बहुत डिपेंड करता है कि कितना वो एनर्जी को रिलीज करेगा, कितना एल्बिडो करेगा। तो ये और उस एल्बिडो पर उसका टेम्परेचर नोट करता है, या कितना एब्जॉर्ब कर पाता है वो सतह। ये धरातल के स्वरूप पर, जैसे मान लीजिए कि बालू वाला एरियाज है, सैंडी सरफेस है। सैंडी सरफेस देखते हैं सन के प्रेजेंस में बहुत लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो गुड एब्जॉर्बर है। ऐसे ही जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड इमीटर भी होता है, उत्सर्जक होता है। रात में जैसे ही सन सेट कर गया वो अपना इमिशन कर तुरंत कूल हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए धरातल का जो स्वरूप है, फीचर्स है, उस पर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल आपको लिख देना है में स्लोप को। आइए, जो सेक्शन धरातल का स्लोप, सरफेस स्लोप नीचे टुवर्ड्स द सन की तरफ जो धरातल का ढाल है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। और जो लीवार्ड स्लोप है, जो सन के सामने नहीं है, बैक में है लीवार्ड स्लोप, वहाँ पर कम टेम्परेचर मिलता है। और यही स्लोप भी आपको टेम्परेचर को वेरी करता है। पहाड़ों पर देखिए, पहाड़ का जो टॉप होता है वहाँ सन का लाइट तुरंत पड़ने लगता है, जिससे पहाड़ बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और उसके तुलना में आपका वैली उतना हीट नहीं होगा। ये आप स्लोप से एनालिसिस कर सकते हैं, ढाल से बता सकते हैं। इसी प्रकार से ये प्रिवेलिंग विंड्स का प्रचलित पवन किसको कहा जाता है? प्रचलित पवन का मतलब होता है प्लेनेटरी विंड्स, जिसमें आप पोलर विंड्स के बारे में देखेंगे, वेस्टर्लीज पछुआ पवनों के बारे में पढ़ेंगे, और व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रचलित पवन हैं, पूरे प्लैनेट पर चलते हैं, इसलिए इनको ग्रहीय पवन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। इसको ग्लोबल विंड्स भी कहा जाता है। ये किसी स्थान के टेम्परेचर्स को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही लोकल विंड्स भी होते हैं, स्थानीय पवन, जैसे भारत के संदर्भ में देखिए लू जिस एरिया में चलता है वहाँ को टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ड्राइनेस भी ले आता है, सूखा भी उसका ह्यूमिडिटी उस एरियाज का कम कर देता है। तो आप प्रिवेलिंग विंड्स भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ओशनिक करंट्स को देख लीजिए। समुद्री जो धाराएं हैं, अगर कहीं पर ठंडी जलधारा आ रही है, जैसे मान लीजिए लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, पोलर एरिया से आ रहा है, कनाडा और यूएसए का ये ईस्टर्न कोस्टल एरियाज को वो ज़्यादा कोल्ड कर देता है, ठंडा कर देता है। न्यूफाउंडलैंड वगैरह और ज़्यादा कोल्ड कर देता है लैब्राडोर से। इसी प्रकार से आप गल्फ स्ट्रीम करंट्स को देखेंगे, वो क्या करता है? गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम जो स्ट्रीम है वो आप देखेंगे आगे चलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में इंग्लैंड तक पहुंच जाती है, और इंग्लैंड के वो वेस्टर्न पार्ट को जमने से बचा देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ओशनिक करंट्स भी प्रभावित करता है। मूल रूप से उदाहरण जरूर लिखते चलिए। क्लाउड में जहाँ देखिए बादल वाली जो जहाँ बादल होते हैं वो क्या करता है? एनर्जी
जो अर्थ से रेडिएट हुई एनर्जी आई, उसको क्लाउड रोक कर पुनः पृथ्वी पर वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से जिस एरियाज में क्लाउड होते हैं वहां आप टेम्परेचर देखेंगे उमस वाली रहती है। तो उमस कैसे हुई? ये रीरेडिएट क्लाउड के द्वारा एनर्जी को पृथ्वी पर पुनः वापस कर दी, जिससे आप देखेंगे कि बादल भी क्लाउडी नाइट जो होता है वो गर्म होता है। क्लाउडी नाइट मेक्स हॉट, तो वो गर्म बनाता है, उमस करता है। ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब आइए एयर प्रेशर को देख लीजिए। एयर प्रेशर भी कहीं का अगर मान लीजिए कि एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपको बैरोमीटर दिखला रहा है कि वायु दाब ज़्यादा है, तो वायु दाब अगर कहीं का ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ टेम्परेचर कम, उल्टा चलता है। और कहीं का एयर प्रेशर अगर गिर रहा है तो आप कह सकते हैं एयर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो वायु दाब भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब बैरोमीटर गिरता है देन टेम्परेचर, देन थर्मोमीटर विल बी राइज। बैरोमीटर्स will be fall, then the temperature will be then the thermometer will be rise, thermometer बढ़ेगा। यानी एयर प्रेशर गिरने पर थर्मामीटर टेम्परेचर बढ़ता है और एयर प्रेशर अप होने पर टेम्परेचर डाउन होता है। ये रिलेशन आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं नेचर ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये भी आपने पहले आपको मैंने बता दिया कि जो वाटर होता है उसमें सन रेज 200 मीटर की डेप्थ तक जाती है और उससे भी ज़्यादा जा सकता है। 2000 मीटर तक भी वो पहुंच सकता है, 2 से 2000 मीटर तक मैक्सिमम पहुंच सकता है। और लैंड एरियाज में बहुत फ्यू मीटर तक जाता है, तो एक से लेकर 3 मीटर तक मैक्सिमम जा सकता है। इसके बाद कभी सन की लाइट अर्थ में नहीं जा पाती। तो चूंकि यहाँ लाइट नहीं जा पा रही है बहुत, तो इसको क्या है, बहुत छोटा सा लेयर को ही गर्म करना है। इसीलिए क्या होता है, लैंड वाला पोर्शन क्विकली वार्म और क्विकली कूल होता है, जबकि ओशन वाला जस्ट इसका उल्टा है। टेकन टाइम फॉर हीटिंग एंड टेकन टाइम फॉर द कूलिंग। तो इस तरह से आप देखेंगे वहाँ टाइम लगता है वाटर में। और ये जो इनका नेचर है अलग अलग, ये किसी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। तो ये हम लोगों ने मेजर फैक्टर्स को पढ़ लिया। और अगर भी बहुत सारे मेजर्स इकाइयाँ हो सकते हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। अब इनमें से फील्ड्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या है, तो इनमें अगर आया तो लैटिट्यूड्स आप निसंकोच मानिए। इस तरह से हम लोगों ने ये समझ ली पूरे कॉन्सेप्ट को और तार्किक उदाहरण सहित हमेशा एक्सप्लेनेशन दिया करिए। तथ्यों के साथ तर्क भी हो, तभी आपका उत्तर बेस्ट माना